ओके। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को क्लियर? यस सर। ओके। तो आज बात कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। हमें सबको एक book आ रहा है। क्या हुआ? ये लाइन नजर आ रही है जो भी ड्रॉ करी है। हाँ जी सर, आ रही है पर आपका कैमरा हिल गया वापस। इसको तो मैं एडजस्ट कर दूंगा। जस्ट गिव मी अ मिनट। परेशानी क्या है? जब ओके। तो आई सपोज आपको वो ये जो लाइन ड्रॉ करी है नजर आ रही होगी, है ना? यस सर। ओके। तो मैं बात कर रहा था, अगेन बायोटेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे थे। पहले मैंने आपको जैसे बताया कि बायोटेक्नोलॉजी की हम बात करेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी में जो पहली बात करनी है, हमें बात करनी है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स और रेस्ट्रिक्शन साइट्स। restriction enzymes and restriction sites. ओके। तो जैसे कि आपको ब्लैक बोर्ड पर नजर भी आ रहा होगा, जैसे कि मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि वी हैव समथिंग नोन एज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। और सवाल ये पैदा होता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते किसके पास? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इस बार याद रखिएगा कि एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का डिफेंस सिस्टम है। मतलब ये आपको सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर मिलेंगे द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। काम क्या होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का? एज द नेम इंप्लाइज दे आर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, सो दे रिस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ समथिंग। एंड व्हाट इज दैट समथिंग? दैट समथिंग कैन बी एनीथिंग। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एक्चुअली इन्वॉल्व होते हैं वायरस को के खिलाफ इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए। मान लीजिए कोई वायरस आ जाता है, अगर बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया क्या करता है? उस वायरस के जेनेटिक मेटेरियल को कट कर देता है, क्योंकि वायरस की प्रॉब्लम या वायरस में जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला वो जेनेटिक मटेरियल ही है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करते हैं? ठीक है, ये जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है उसको क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं। ठीक है। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में दो तरीके की एक्टिविटी होती है, एक मिथाइलेस और एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब कॉन्सेप्ट ये है कि अ, कौन से एंजाइम कौन से डीएनए को काटना है, कौन से डीएनए को काटना है। ठीक है, उसकी पहचान लगाने के लिए, उसका मार्कर लगाने के लिए वो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ठीक है ना? एक्चुअली मैं बताता हूँ, दो तरीके की एक्टिविटी है, एक मिथाइलेस एक्टिविटी और एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी है। जो मिथाइलेस एक्टिविटी है वो क्या करती है कि जो लेट्स से जो मतलब कि जो ये है, जिस डीएनए को काटना है उसको मार्क कर देगी। ठीक है ना? क्लियर कि हाँ इसको काटना है। और फिर उसको मार्क करने के बाद
तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उसको कट कर देंगे। तो किसी भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है उसकी दो एक्टिविटी होती है, मिथाइलेज और एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। आगे बात समझ। ओके, अब जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है, ठीक है, वो भी तीन तरीके का होता है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप। अब इसमें भी तीन टाइप के हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप। इसमें जो टाइप 1 वाले होते हैं, जो टाइप 3 वाले होते हैं, उनकी खास बात क्या है कि वो एक रेस्ट्रिक्शन साइट को रिकॉग्नाइज करते हैं। भाई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसे ही कहीं पे भी नहीं काटेंगे, कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे। लेट्स से कोई भी सीक्वेंस है ACGTC, ठीक है ना, कोई भी सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे, उसे पहचानेंगे और पहचानने के बाद उससे थोड़ा दूर जाके कट करेंगे। कौन? टाइप 1 और टाइप 3। तो आपके एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, restriction endonucleases cut the restriction far away from the restriction sites। लेकिन वो टाइप 1 टाइप 3 के लिए ट्रू है। हम जिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को इस्तेमाल करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टाइप 2 है। तो जो टाइप 2 के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो वही काटते हैं जहां पे रिकॉग्नाइज करते हैं, और जिन साइट्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है उसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट्स। क्लियर? तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स किसके पास है, रेस्ट्रिक्शन साइट्स किसके पास है? बट ऑब्वियसली बात है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के पास है। बैक्टीरिया ही होते हैं जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स रखते हैं, क्योंकि वो उन्हीं में इवॉल्व हुए हैं वायरस के खिलाफ और डीएनए को कट करने के लिए। अब पॉइंट ये है कि ये एंजाइम्स, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है वो रिकॉग्नाइज किसको करते हैं। आइए पहले हम एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को स्टडी करते हैं, यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को स्टडी करते हैं। आज के बाद मैं जब भी बोलूंगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, मेरा मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से होगा। मैं मिथाइलेज की बात नहीं कर रहा, मेरे काम का रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्यों काम का मैं अभी आपको बता दूं। अब कॉन्सेप्ट ये है कि मेरे पास ये एक ये है EcoR1, ये एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम है। अब जैसे कि आप जानते हैं इसमें E स्टैंड्स फॉर एस्केरिकिया, CO स्टैंड्स फॉर कोलाई, मतलब ये तो उस बैक्टीरिया का नाम है जिससे इसको डिराइव किया गया। ई कोलाई से ये वाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया गया, तो इसको इको बोल रहे हैं। आर इज द स्ट्रेन, RY13 स्ट्रेन से लिया गया, तो इसे हम आर जो है वो स्ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्ट्रेन आप समझ सकते हैं एक तरीके से वैरायटी, है ना, या स्पीसी। स्पीसी तो नहीं कह सकते, वैरायटी कह लीजिए। बैक्टीरिया में स्पीसी बोलते हैं, वैरायटी बोलते हैं। तो इको इकोलाई की RY13 स्ट्रेन है, और ये पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था जो कि इकोलाई से एक्सट्रैक्ट किया गया था, इको आर स्ट्रेन से एक्सट्रैक्ट किया गया था, तो इसको हमने बोला इको R1। अगर ये दूसरा एंजाइम होता तो इको R2, इको R3, इको R5 तक, 5 भी है हमारे पास, 6 भी है, ठीक है ना। तो दैट इज द पॉइंट। तो इको R1 इज अ वेरी कॉमन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि इकोलाई से, हमारे फेवरेट जो बैक्टीरिया है, उससे एक्सट्रैक्ट किया गया था। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, इको R1 जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो कौन सी साइट को रिकॉग्नाइज कर रहा है, ये बताता हूं आपको। वो साइट है GAA डबल TC। GAA डबल TC ये है फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ जाएंगे तो आपको मिलेगा GAATTC। अब इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस देख लेते हैं। अगर आप वापस से इधर 5 प्राइम से 3 प्राइम आएंगे तो भी आपको जो सीक्वेंस मिलेगा आपको C के कॉम्प्लीमेंट्री G है, T के कॉम्प्लीमेंट्री A है, ATTC। तो इट अगेन बिकम्स GAATTC। क्लियर पॉइंट, आ रही बात समझ। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम GAATC, उल्टा आ गया 5 प्राइम टू 3 प्राइम GAATTC। तो ऐसी सीक्वेंसेस को हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। क्लियर पॉइंट, आ रही बात समझ। आई सपोज इट्स क्लियर। मेरी बात ध्यान सुनेगा। CAGGAC, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नहीं है। हालांकि CAGGAC ऐसे ऐसे पढ़ने में सेम है, बट इसको हम पैलिंड्रोमिक नहीं बोलते। पैलिंड्रोमिक को कौन सा समझो, ये मैंने 5 प्राइम टू 3 प्राइम लिख दिया ना, इसको जो पढ़ रहे हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो ये रिवर्स में 3 प्राइम टू 5 प्राइम में सेम है। लेकिन मेरे को वो नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए कि एक तरफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ो, दूसरी तरफ उल्टे वाले अपोजिट स्ट्रैंड में भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ो, तो वो सेम होनी चाहिए, तो मैं बोलता हूँ पैलिंड्रोमिक। अब मैं इसको जरा रिवर्स बता देता हूँ। इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाऊं तो यहाँ पे आएगा GTCCG। तो अब आप ध्यान से सोचिएगा कि यहां से यहां तक जा रहा हूं तो पढ़ने में क्या आ रहा है, CAGGAC।
राइट। बट मैं जब उल्टा पढ़ रहा हूँ तो CAG GST नहीं आ रहा है, GTC CTG आ रहा है। तो CAG GST is not equal to GTC CTG, that's why this is not palindromic, right? तो पैलिंड्रोमिक बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हम कब बोलते हैं, जब इधर से पढ़े GAATTC फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और लेफ्ट से राइट नीचे वाले स्टैंड में जाए पोजीशन में तो भी GAATTC, तो दैट इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। और एक खास बात है कि हर रेस्ट्रिक्शन endonuclease always recognizes the palindromic sequences और उसको हम बोलते हैं the restriction site। अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा कि उसने तो सब ये पढ़ना है। अब आपका जीनोम इतना बड़ा है 3 to 10 के पावर 9 बेस पर, क्या आपको लगता है कि ये सीक्वेंस आपके जीनोम में भी कभी भी बाय चांस भी रिपीट हो सकती है? ऑफ कोर्स छोटा सा सीक्वेंस है 6 न्यूक्लियोटाइड्स का, बट ऑब्वियसली रिपीट हो सकता है। ठीक है, प्रथम है क्लास में? ओके, शशांक यस सर। मेरे को एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताना कि मान लो यस तुमको सर। मैं एक पैराग्राफ लिखने को बोलूं कि रैंडम पैराग्राफ लिखो, लेट्स से मैं तुम बोलूं कि माय बेस्ट फ्रेंड पे ऐसे लिखो, ठीक है? तो तुम माय बेस्ट फ्रेंड पे एक पैराग्राफ लिख दोगे ना, एक पेज? हाँ ऑलमोस्ट। हाँ, तुम्हारा दोस्त इस लायक है ना कि उसके ऊपर एक पेज लिखा जा सके? हाँ हाँ सर। हाँ, तो एक पैराग्राफ जब लिखोगे, मान लो तुम इंग्लिश में लिख रहे हो, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें एक सिंपल सा वर्ड, लेट्स से कुछ भी THE, ये THE द, ये कोई वर्ड, या ARER या MIS मिस, ये सिंपल से वर्ड्स ये रिपीट हो रहे हो कहीं ना कहीं पे? हाँ जी सर, हो सकते हैं। हो सकते हैं कि ऑफ कोर्स होंगे। कभी आपने मान लीजिए आपने अगर कभी देन भी इस्तेमाल कर लिया कि देन ही डिड हाँ जी दिस, सर। तो भी THE रिपीट हो गया। उसने ये थोड़ा देखना कि THE हो, कहीं भी हो, हमारे पास समझ में, तो THE रिपीट हो गया। ठीक है ना? उसने अगर फेयर भी लिखा तो ARE आ गया, ठीक है ना? कुछ भी लिखा, मिस भी लिखा, आई मिस हिम, तो भी MIS आ गया। तो आप खुद सोचो, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये सिंपल सी सीक्वेंस है GADDC, इतनी बड़ी सीक्वेंस है हर ऑर्गेनिज्म की, कहीं ना कहीं पे ये सीक्वेंसेस बाय चांस रिपीट हो सकती है। कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड सीक्वेंस नहीं है, कहीं पे भी G के बाद डबल A फिर डबल D फिर C आ सकता है, ठीक है ना? रैंडम में भी बनाओगे तो आ जाएंगे। तो अब दुनिया के हर ऑर्गेनिज्म के पास ये सीक्वेंस रिपीट हो सकती है, ऐसी और भी सीक्वेंसेस रिपीट हो सकती है। इसका मतलब दुनिया के सारे ऑर्गेनिजम्स के पास रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, लेकिन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सिर्फ किसके पास है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के पास है। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सिर्फ बैक्टीरिया के पास है और रेस्ट्रिक्शन साइट्स सारी दुनिया के ऑर्गेनिजम्स के पास है। आई सपोज आई एम लाउड एंड क्लियर। यस सर। ओके, तो आगे बात करते हैं। सर आपने मिथाइलेज का क्या फंक्शन बताया था? देखिए, मिथाइलेज का क्या फंक्शन होता है ना, मिथाइलेज मिथाइल ग्रुप ऐड करता है एज अ रिकॉग्निशन कि किस DNA सीक्वेंस को काटना है, वो मिथाइलेज एक्टिविटी लेकिन है। सर मिथाइलेज जो बैक्टीरिया का खुद का डीएनए उसके मिथाइलेशन नहीं करता रेस्ट्रिक्शन साइट से बचाने के लिए? जो बैक्टीरिया का जो मिथाइलेशन है, जो बैक्टीरिया का मिथाइलेशन है, एक मिनट, मिथाइलेज से तो इस होता तरह, है। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सॉरी माय 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 बैड, मैं यूकैरियोट्स के उसमें ले गया था, ठीक है? उसके क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन में ले गया था, एम कैप में ले गया था। ये एम कैप वाला नहीं है, ये आई एम सॉरी, आई आई रिपीट, ये सही बोल रहा है शशांक, माय बैड। मिथाइलेज एक्टिविटी बैक्टीरिया का अपना DNA ना उससे डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि बैक्टीरिया का भी DNA है, बैक्टीरिया में भी कहने का रैंडमली सीक्वेंस हो सकती है GWDC, तो बैक्टीरिया के खुद के DNA को डाइजेस्ट होने से बचाने के लिए मिथाइलेज एक्टिविटी बैक्टीरिया के DNA को मिथाइलेटेड कर देती है, जिससे बैक्टीरिया का DNA नहीं होता, नहीं होता, और
जो आपका डीएनए है, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म का डीएनए है, वो डाइजेस्ट हो जाएगा। करेक्ट, ठीक है, ये बात क्लियर है। तो ये बात हो गई आपकी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की, आपके मिथाइलेज और रेस्ट्रिक्शन इंटरन्यूक्लियेसेस की। ओके, आगे बात करते हैं। अच्छा, अभी मुझे जो एक चीज बतानी थी, पे अटेंशन। खास बात यह है कि जब ये कट करेगा, तो क्योंकि हम टाइप 2 की बात कर रहे हैं, तो यही आइडेंटिफाई करेगा, यही कट करेगा। कट का करेगा, एक कट यहाँ लगाएगा, एक कट यहाँ लगाएगा। तो आप समझ लीजिए, मान लीजिए कोई डीएनए सीक्वेंस है। मान लीजिए कोई डीएनए सीक्वेंस है। तो वो कैसे कट होके बाहर आ जाएगी, वो यहाँ पर कट लगेगा और एक कट यहाँ लगेगा, तो एक सीक्वेंस ये बाहर आ जाएगी हमारे पास, ये वाला हिस्सा, और एक बचा हुआ वाला हिस्सा, तो अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा ये। और एक ये, ठीक है। तो हमें दो सीक्वेंसेस आ गए, ये आ गई और ये आ गई, दो दो अलग अलग सीक्वेंसेस आ गए। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम दो ऑर्गेनिजम्स को, किसी दो ऑर्गेनिजम्स को, लेट्स से ये ऑर्गेनिज्म ए है, ये ऑर्गेनिज्म बी है, इन दोनों को हम कट कर सकते हैं सेम एंजाइम से, और इन दोनों के एंड कॉम्प्लीमेंट्री बनेंगे, और उनको फिर हम लाइगेज डाल के, लाइगेज कौन सा इस्तेमाल करते हैं, ओनली T4 डीएनए लाइगेज, T4 लाइगेज डाल के, T4 एक बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज T4 से लिया हुआ लाइगेज, दैट इज T4 लाइगेज डाल के दोनों को हम जोड़ सकते हैं। मतलब हम दुनिया के कोई भी दो डीएनए सीक्वेंसेस को हम जोड़ सकते हैं, काट सकते हैं और जोड़ सकते हैं। तो यही खास बात है बायोटेक्नोलॉजी की। पहले बायोटेक्नोलॉजी वाज जस्ट भटूरे बनाना और इडली बनाना और फर्मेंटेशन करना, अल्कोहल बनाना, ये सब बायोटेक्नोलॉजी था। अब बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शन इंटरन्यूक्लियस, बायोटेक्नोलॉजी का पर्सपेक्टिव बहुत बड़ा हो गया है। इसमें मेन चीज की जिसकी बात आती है, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें हम किसी का भी डीएनए किसी में डाल देते हैं, और किसी का भी डीएनए किसी में डालने के लिए हमें पहले डीएनए को कट करना बहुत जरूरी है, और वो कट करने का हमें कहीं पे भी मन मर्जी से कट करना जरूरी है। और मन मर्जी से कट करने के लिए हमें जो हेल्प करते हैं, वो हेल्प करते हैं दी restriction endonucleases. That is the importance of restriction endonucleases. I suppose I'm clear with restriction endonucleases. Good out. नो सर। ओके, अच्छा, जैसे जैसे कि ये वाली जो साइट्स आई हैं, ये इनको हम बोलते हैं दी स्टैगर्ड कट्स, ठीक है ना, या स्टिकी एंड्स। ऐसा भी हो सकता है कि जब डीएनए कट करें, तो स्टिकी एंड्स के बजाय पे ब्लंट एंड बने। तो ब्लंट एंड बनने वाले जो रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, पे अटेंशन, वो आप नोट कर लीजिएगा, कभी क्वेश्चन आया तो ध्यान रखिएगा कि ब्लंट एंड वाले वाले कौन कौन से फेमस वाले बता देता हूँ आपको। फेमस वाले में है EcoR5, ठीक है ना, SMA1, PST2, LV1, ठीक है ना। तो ये कुछ कॉमन है, और हिंड 2, EcoR5, SMA1, PST2, LU1, हिंद 2, ये सब कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं जो कि ब्लंट एंड्स प्रोड्यूस करते हैं rather than दी स्टैगर्ड एंड्स, ठीक है ना। तो स्टैगर्ड एंड की जगह या स्टिकी एंड्स की जगह ये लोग क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये ब्लंट एंड प्रोड्यूस करेंगे। एक कुछ कॉमन से हैं, मैंने आपको बता दिए, इनका ध्यान रखना। और बाकी जो है मोस्टली वो कौन से हैं, वो स्टिकी एंड्स वाले हैं। ओके, तो आगे बात करते हैं। आगे हमें बात करनी है, जो अगली चीज मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपसे बायोटेक्नोलॉजी में, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो है वेक्टर, ठीक है ना। मैं आपको कुछ टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है बता दूंगा, ठीक है। तो
बात करेंगे थोड़ी सी फटाफट से वेक्टर्स की, कि वेक्टर्स या क्लोनिंग वेक्टर जिसको बोलते हैं उसकी बात करेंगे। ओके, अब पहले समझ लीजिए क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है। क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है ना, कि फॉर एग्जाम्पल मुझे, मैंने एक जीन ली है और मुझे वो जीन उठा के किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करानी है। तो जो उस जीन को उठा के दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कराने जा रहा है उसको हम बोलते हैं वेक्टर। अब वेक्टर कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल वेक्टर हो सकता है लेट्स से कोई प्लाज्मिड हो सकता है, वेक्टर हो सकता है कोई वायरस हो सकता है जो इनएक्टिवेटेड हो, ठीक है ना। और वेक्टर के अंदर कोई वायरस हो गया। बायोलॉजिकल वेक्टर्स तो यही होते हैं, या तो वायरस हो गया या प्लाज्मिड हो गया। प्लाज्मिड के बहुत सारे मॉडिफिकेशन होते हैं, मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से वेक्टर्स होते हैं। लेकिन सभी वेक्टर्स के बारे में बताने से पहले आपको एक एक वेक्टर थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा, द PBR322 वेक्टर, जो आपके सिलेबस में है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, PBR322 द क्लोनिंग वेक्टर। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो हमारे पास ये PBR322 है। P प्लाज्मिड, BR बॉलिवर एंड रॉड्रिगुez। 322 इज द, जैसे होता है कैदी नंबर, जैसे रोल नंबर होता है वैसे आपका एक नंबर दिया गया। तो प्लाज्मिड, बॉलिवर, रॉड्रिगुez 322, ये PBR322 एक तरीके का क्लोनिंग वेक्टर है। अब कोई भी अच्छा क्लोनिंग वेक्टर वो होता है, अच्छा वेक्टर मैंने बोला कि जो भी जीन ट्रांसफर कर सके वो वेक्टर। और जीन ट्रांसफर करने के बाद, ट्रांसफर करने के साथ साथ जो जीन को रेप्लिकेट भी कर सके या अपने डिजायर जीन की कॉपी बना सके, उसको बोलते हैं हम क्लोनिंग वेक्टर। तो PBR322 एक वेक्टर नहीं, सिर्फ जीन ऑफ इंटरेस्ट ही कैरी नहीं करता, बल्कि उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को कॉपी भी बनाता है। तो इसको हम बोलते हैं दी क्लोनिंग वेक्टर। हम जनरली बायोटेक्नोलॉजी में सिर्फ वेक्टर इस्तेमाल नहीं करते, हम जनरली इस्तेमाल करते हैं दी क्लोनिंग वेक्टर। ओके, तो एक क्लोनिंग वेक्टर, अच्छा क्लोनिंग वेक्टर कौन सा होता है? पहला, जो मल्टीपल कॉपीज बना सके। यस, PBR322 मल्टीपल कॉपी बना सकता है और ऑटोनॉमसली रेप्लिकेट कर सकता है, मतलब किसी और चीज पे डिपेंडेंट नहीं है रेप्लिकेशन के लिए, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया इज सेमी ऑटोनॉमस, प्लाज्मिड इज ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग यूनिट। तो इसमें जो ORI है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, इसके साथ आप किसी भी जीन को एसोसिएट कर दोगे, वो जीन इसकी रेप्लिकेट होती जाएगी। बस उसको ORI के साथ एसोसिएट होना क्या है, जरूरी है। तो ORI प्रेजेंट है, तो ये बन गया ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग यूनिट। ORI ही कंट्रोल करता है कि कितनी कॉपीज बनेंगी, ठीक है। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ORI। ये हो गया, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है, कोई भी क्लोनिंग वेक्टर जो होता है वो अच्छा तब माना जाता है जब उसमें मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स हो। आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारी क्लोनिंग साइट्स हैं, PST1 है, PBB1 है, SMA1 है। तो बहुत सारी क्लोनिंग साइट्स हैं। ऐसी क्लोनिंग साइट्स को हम बोलते हैं मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स। अब जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये PBR322 का है, यस है। लेकिन ये PBR322 का असली डायग्राम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 या 7 ही रेस्ट्रिक्शन साइट दिखा रखी है। लेकिन जो असली PBR322 था, उसमें बहुत सारी, लाइक करीब करीब 70 से 80 जो है रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं। तो इसलिए जो असली PBR322 है, उसमें बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। तो उसमें मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होती हैं।
सिर्फ ये तो नहीं होती, बहुत सारी होती है। क्यों बहुत सारी होती है? कि हो सकता है कि आपका वाला जो जीन मैंने इंसर्ट करना है इसके अंदर, हो सकता है वो कोई और रेस्ट्रिक्शन साइट का हो, और वो एक रेस्ट्रिक्शन साइट का तो मैंने इसमें वही नहीं लिया, स्कोप ही नहीं लिया, तो दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए हम मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स लेते हैं, या आपके वाले डीएनए में जो मर्जी रेस्ट्रिक्शन साइट्स हो, हमारे में वो मैच करनी चाहिए। ठीक है ना? तो मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होती है, पहला पॉइंट। दूसरा, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग है। तीसरा, यहाँ पे दो जीन्स है, एक है एम्प्लिसिन रेजिस्टेंस, दूसरा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। ये दो जो जीन्स है, ये सिलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करती है, ये बताने के लिए कि हमारा वाला जो जीन है वो इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। अब तो ये क्या है? सिलेक्टेबल मार्कर्स। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस और एम्प्लिसिन रेजिस्टेंस क्या है? सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं। कैसे सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं, मैं बताता हूँ। कि हमें पता लगाना होता है कि हमारे वाला कि हमें वो वाला बैक्टीरिया सेलेक्ट करना होता है, या वो वाला प्लाज्मिड सेलेक्ट करना होता है जिसके अंदर हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट इनकॉर्पोरेट हुई है। अब हम क्या करते हैं, हम हमारी वाली जीन को, ठीक है ना, हमारी वाली जो जीन है उसको भी हम लेट से यहाँ पे अगर बैम H1 है, यहाँ ठीक है ना, बैम H1 है, अगर हमारे पास यहाँ पे बैम H1 है, ठीक है ना, तो हम हमारी वाली जीन को, यानी हमने इस पर्सन से जो जीन लिया, ठीक है ना, उसको भी हम बैम H1 से ही कट करवाएंगे। इसको भी हम जैसे कट कराएंगे, इसको भी हमने कट करवाया कैसे? बैम H1 से। अब बैम H1 से कट कराया तो इसकी रेस्ट्रिक्शन साइट कैंसिल बनेगी, बैम H1 वाली बनेगी। कोई डाउट इसमें? आई सपोज दैट इज क्लियर। तो इसके पास आसपास क्या रहेगा? इसके पास जब ये डीएनए कट होगा, इसके पास बैम H1 की क्या रहेगी? रेस्ट्रिक्शन साइट रहेगी। तो ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब कॉन्सेप्ट ये है कि अगर, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस प्लाज्मिड को भी कट करवा देता हूँ इससे, बैम H1 से, और जैसे मैं इसको बैम H1 से कट करवाता हूँ, तो आप ध्यान से देखेंगे कि क्या हो जाएगा, ये यहाँ बीच से कट हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ बीच से क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगी? ये बैम H1 की स्टिकी एंड्स आ जाएंगे। क्लियर पॉइंट? आ रही बात समझ में? और उसके बाद हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, लाइगेज जानने की वजह से आराम से यहाँ पे चिपक सकता है। तो ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अगर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया, तो इसने कौन सी वाली जीन को हटा दिया? इसने कौन सी वाली जीन को इनएक्टिवेट कर दिया? इसने इनएक्टिवेट कर दिया टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस की जीन को। तो अब जो ये मेरा प्लाज्मिड है, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट नहीं रहा, ये क्या हो गया? ये हो गया टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव। देखिए, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि जब तक इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस की जीन रहेगी, तब तक टेट्रासाइक्लिन नाम का जो एंटीबायोटिक है, वो जिस बैक्टीरिया के पास ये प्लाज्मिड होगा, उस बैक्टीरिया को किल नहीं कर सकता। देखिए, एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड्स होते हैं, प्लाज्मिड्स में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होती है। मान लीजिए बैक्टीरिया के पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है उसके प्लाज्मिड में, तो टेट्रासाइक्लिन में वो नहीं मरेगा। एम्प्रेसिन रेजिस्टेंस है तो एम्प्रेसिन में नहीं मरेगा, कैनामाइसिन है तो कैनामाइसिन में नहीं मरेगा। अब क्या किया हमने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन को क्या कर दिया? इनएक्टिवेट। तो ये वाला प्लाज्मिड जिसके पास होगा, उसकी जो क्षमता थी टेट्रासाइक्लिन से बचने की, अब वो नहीं रही। मतलब वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के बजाय टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव हो गया। मतलब अब वो टेट्रासाइक्लिन में क्या हो जाएगा? किल हो जाएगा। लेकिन एम्प्लिसिन में वो किल नहीं होगा। क्लियर है पॉइंट? आ रही है बात समझ में? तो इसी बात का फायदा उठा के हम पहचान जाते हैं कि हमारा वाला बैक्टीरिया ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है और हमारा वाला बैक्टीरिया ऑफ इंटरेस्ट कौन सा नहीं है। क्लियर पॉइंट? इसलिए हम इन जीन्स को क्या बोलते हैं? दी सिलेक्टेबल मार्कर। और ये जो हमने इंसर्ट किया, इसको हम क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस क्या बोलते हैं? इंसर्शनल इन एक्टिवेशन। इंसर्शनल इन एक्टिवेशन बोलते हैं। और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है आरओपी। कुछ रेप्लिकेशन प्रोटीन्स हैं जो रेप्लिकेशन में क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। वहां पे रेस्ट्रिक्शन साइट PBU2 की है। तो कोई आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि मैंने PBU2 से कट करवाया इस PBR322 को, तो क्या होगा? अगर हमने यहाँ कट करवा दिया तो क्या होगा? आरओपी की जीन इनएक्टिवेट हो जाएगी और डीएनए रेप्लिकेट प्रॉपर्ली नहीं करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि वो क्या पूछ रहा है। वो PBU1 पूछ रहा है, PST1 पूछ रहा है। अगर उसने बोला कि PBU1 से कट करवाया, अगर उसने बोला PST1 से कट कराया, तो आप याद रखना कि वो एम्प्लिसिन सेंसिटिव हो जाएगा। क्लियर? अगर बैम H1 से कट करवाया या SSA1 से कट करवाया, ठीक है ना, तो बैम H1 से वो SMA1 से कट, SMA थोड़ी ना, SAL1 है ना? हाँ सॉरी, सॉरी बैम बैम सॉरी क्या क्या बोल रहा मैं, हाँ, बैम H1 से कट कराया, SAL1 से कट कराया, तो क्या होगा?
तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इनएक्टिव हो जाएगी और बैक्टीरिया हो जाएगा टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव। तो ध्यान रखिएगा कि वो कौन सी रेस्ट्रिक्शन साइट की बात कर रहा है, इसकी 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 बात कर रहा है। ये 5 ध्यान रखिएगा। क्लियर है पॉइंट? और हाँ, अगर उसने बाई चांस आपसे पूछ लिया कि इको R1 से कट कराया, हिंटू से कट कराया, क्लावन से कट करवाया, तो फिर क्या होगा? तो फिर आप बोलेंगे, फिर आप सिलेक्टेबल मार्कर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, आपको नहीं पता लगेगा कौन सा वाला बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा वाला बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट नहीं है। आइए मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल बता देता हूँ, इसको अगर हम हटा दें, अगर क्लियर हो तो। पीवीआर T22 का डायग्राम आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। वो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, कौन सी रेस्ट्रिक्शन साइट कहाँ है, मैंने बता दिया किस किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। अब पे अटेंशन, हमारे पास 3 बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है, यहाँ आपको पूरा प्रोसेस बता। हमने क्या किया, पे अटेंशन, हमने ले लिया ऑर्गेनिज्म का जीन, इस ऑर्गेनिज्म के जीन को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया लाइक से प्लाज्मिड के अंदर। सारी बात ध्यान से जाइएगा बराबर से, है ना, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। तो इसको हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, ये हमारे प्लाज्मिड के अंदर हमने इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, लेट्स से ये जीन हमारा अब इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, ठीक है, और हमने बैम H1 से कट किया। तो मैं पहले बता रहा हूं, हमने बैम H1 से कट किया तो टेट्रासाइक्लिन जीन इनएक्टिवेट होगी, ठीक है। अब हम करना चाह रहे हैं तो हमने इसे करने की कोशिश करी। अब 2 काम हो सकते हैं, या तो ये होगा या तो ये नहीं होगा। अगर ये नहीं हुआ तो ये प्लाज्मिड ऐसा कैसा हो जाएगा, और अगर ये हो गया तो ये प्लाज्मिड ऐसा हो जाएगा। अगर ये नहीं हुआ तो ये प्लाज्मिड एम्प्लिसिन रेजिस्टेंट होगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट होगा, क्योंकि इसमें कुछ भी बदलाव नहीं है। अगर बदलाव आ गया तो ये एम्प्लिसिन रेजिस्टेंट होगा और टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव होगा, ठीक है। आई सपोज आई एम लाउड एंड क्लियर कि हमने जो चाहा वो हो गया, हमने जो चाहा वो नहीं हुआ। हमने जो चाहा वो हो गया तो टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव हो गया, और अगर हमने जो चाहा वो नहीं हुआ तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट ही रहेगा, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं हीट शॉक मेथड। फिर प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड को हमने बैक्टीरिया में डालना है, ठीक है ना, बैक्टीरिया में वो डिवाइड करेगा, ठीक। अब इसको हमने बैक्टीरिया में डालना है, ठीक है। तो इसको बैक्टीरिया में डालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पे अटेंशन ध्यान दीजिए। हम बैक्टीरिया ले रहे हैं, बैक्टीरिया को ट्रीट कर रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड से, CaCl2 से। CaCl2 से ट्रीट करने के बजाय कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन इसमें बढ़ जाती है। कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाने की वजह से अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाने की वजह से अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाने की वजह से व्हाट हैपेंस, दिस डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज। पहले डीएनए को रिपेल कर रहा था, क्या होगा, डीएनए तो भाग जा। अब ये डीएनए को रिपेल नहीं करता, अब डीएनए आगे से अटैच हो सकता है। तो कैल्शियम क्लोराइड से ट्रीट कराने से क्या होता है कि जो भी प्लाज्मिड है, चाहे वो ये वाला है, चाहे वो ये वाला है, कोई सा मर्जी वाला है, चाहे ये है, ठीक है ना, जो भी प्लाज्मिड है वहां के यहाँ पे जुड़ सकता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं सेल को कॉम्पिटेंट बनाना। क्या बनाना? सेल को कॉम्पिटेंट बनाना। उसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं एक मेथड हीट शॉक। क्या इस्तेमाल करते हैं? हीट शॉक इस्तेमाल करते हैं। हीट शॉक इस्तेमाल करते हैं। हीट शॉक में क्या होता है कि इसको हम आइस पे रखते हैं, ठंडा करते हैं। आइस पे रखने के बाद अचानक से इसको 42 डिग्री सेल्सियस पे रख देते हैं, ठीक है ना। तो पहले ठंडा किया इसको, ठीक है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पे रखा, आइस पे रखा, और आइस से अचानक से 42 डिग्री सेल्सियस पे ले गए और फिर से आइस पे रख दिया। तो आइस 42 डिग्री सेल्सियस एंड देन फिर आइस 42 एंड फिर क्या, आइस। तो ये छोटा सा जो हाई टेम्परेचर इसको हमने दिया 42 डिग्री सेल्सियस का, अचानक से, इसको बोलते हैं हीट शॉक। और इस हीट शॉक की वजह से ये वाला जो प्लाज्मिड है ये इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाता है। अब बैक्टीरिया तो मिलियंस होंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास कुल मिला के 3 कंडीशंस आएंगी, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। हमारे पास कुल मिला के 3 कंडीशंस आएंगी। पे अटेंशन। एक कंडीशन कि इस बैक्टीरिया के अंदर कोई भी प्लाज्मिड नहीं घुसा। अगर कोई भी प्लाज्मिड इसके पास नहीं घुसा तो ये बैक्टीरिया होगा एम्प्लिसिन सेंसिटिव एंड टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव। अगर इस बैक्टीरिया के अंदर डिजायर्ड जीन घुस गया, मतलब कि प्लाज्मिड घुस गया, लेकिन वो प्लाज्मिड नॉर्मल वाला प्लाज्मिड था, मॉडिफाइड प्लाज्मिड नहीं था, तो ये होगा एम्प्लिसिन रेजिस्टेंट
टेट्रासाइक्लिन भी रेजिस्टेंट। और अगर हमारा वाला डिजायर्ड जीन इसके अंदर इंट्रोड्यूस हुआ तो फिर ये जो बैक्टीरिया होगा इसके पास इसका इंसर्शन इनएक्टिवेशन हो जाएगा टेट्रासाइक्लिन का या एम्प्लिसिन का, जिसका भी आपने कराया होगा। मान लीजिए हमने भी टेट्रासाइक्लिन का कराया तो ये होगा एम्प्लिसिन रेजिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं घुसा तो ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। और क्योंकि इसके अंदर कोई चीज घुस गई है, ट्रांसफॉर्म हो गई है, तो ये दोनों ही ट्रांसफॉर्मेंट है। दोनों ही ट्रांसफॉर्मेंट है। फर्क क्या है, ये वाला हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट है क्योंकि इसमें प्लाज्मिड कैसा है, नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला, कुछ भी नया रिकॉम्बाइन नहीं हुआ, तो इट इज नॉन रिकॉम्बिनेंट। और ये वाला क्योंकि इसमें रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड गया तो उसको बोलेंगे हम रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। तो हमारे पास दो है, तीन बैक्टीरिया हो गए हमारे पास। एक नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है, एक रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है, क्लियर, और एक नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। आ रही बात समझ में? एक नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, एक नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट और एक रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, और हमारी चॉइस का कौन सा होगा, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। आई सपोज इतनी बातें क्लियर है, हाँ कि ना? यस सर। अब हमारे पास सिंपली एक पेट्री डिश है, एक मास्टर प्लेट, एक सेकंड प्लेट, एक थर्ड प्लेट। मास्टर प्लेट में बैक्टीरिया की कॉलोनी 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर हमने इस प्लेट में टेट्रासाइक्लिन डाल दी, इस प्लेट में एम्प्लिसिन डाल दी। ओके, अब एम्प्लिसिन डालते ही कुछ बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, कुछ बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेंगे। सिर्फ कौन से बैक्टीरिया ग्रो कर पाएंगे, ये वाले और ये वाले ट्रांसफॉर्मेंट्स। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स एम्प्लिसिन में ग्रो नहीं करेंगे। तो मान लीजिए जो ग्रो किया वो है 2 3 2 4 और 3, ये तीन कॉलोनी ग्रो करेंगे। इसका मतलब 1 वाली ग्रो नहीं करेंगे। इसका मतलब जो 1 वाली है वो कौन सी हो गई, दी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, क्योंकि ये एम्प्लिसिन में ग्रो नहीं करी। अब जब हमने टेट्रासाइक्लिन डाला, ठीक है ना, तो 1 तो ऑफ कोर्स ग्रो नहीं करेगी क्योंकि वो तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, वो टेट्रासाइक्लिन के सेंसिटिव है, तो 1 तो ग्रो नहीं करेगी। अब जो ग्रो करी, मान लीजिए वो ग्रो करी 2 ग्रो करी और 3 ग्रो करी और 4 ग्रो नहीं करी। अब 2 और 3 ग्रो कर रही है, इसका मतलब 2 और 3 मेरे लिए कैसी हो गई, टेट्रासाइक्लिन में ग्रो कर रही है। मतलब वो एम्प्लिसिन में भी ग्रो कर रही है, 2 और 3 टेट्रासाइक्लिन में भी ग्रो कर रही है। मतलब 2 और 3 क्या हो गई, एम्प्लिसिन रेजिस्टेंट, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। क्लियर पॉइंट? और जो 4 नंबर है, ये जो 4 नंबर वाली है वो कैसी हो गई, वो एम्प्लिसिन में ग्रो कर रही है, टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं कर रही, तो वो एम्प्लिसिन रेजिस्टेंट है और टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव है। तो मुझे ये बताओ कि इसमें से रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट वाली कौन सी कॉलोनीज है और नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट वाली कौन सी कॉलोनीज है? सर रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट तो हमारी 4 नंबर हो गई। यस, 4 नंबर होगी। देखो 1 किसी में ग्रो नहीं करी, मतलब 1 कौन सी कैटेगरी हो गई, ये कि एम्प्लिसिन में भी किल हो रही है, सेंसिटिव है, टेट्रासाइक्लिन में भी किल हो रही है, इसके लिए भी सेंसिटिव, इसके लिए भी सेंसिटिव। सेंसिटिव मतलब किल हो जाने वाली, ठीक है ना? तो 1 तो मेरी वो हो गई। अब 2 और 3 एम्प्लिसिन में भी ग्रो कर रही है, टेट्रासाइक्लिन में भी ग्रो कर रही है, मतलब मेरी कौन सी हो गई, ये हो गई। एम्प्लिसिन के लिए भी रेजिस्टेंट, टेट्रासाइक्लिन के लिए भी रेजिस्टेंट, दोनों तो दोनों के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा रही है, तो दोनों में ग्रो कर रही है, ठीक है ना? दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको। तो कौन सी कोई, ये क्या मुझे ये चाहिए, नहीं मुझे तो ये नहीं चाहिए, तो मैं क्या 2 3 को सिलेक्ट करूंगा, 2 3 को सिलेक्ट नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरे नॉट रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है। मुझे चाहिए रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, मतलब जो एप्लिकेशन में रेजिस्टेंट हो, टेट्रासाइक्लिन में क्या हो, सेंसिटिव हो, और वो कौन से हैं, द फॉलोइंग कॉलोनी नंबर 4। तो इसमें से मैं कॉलोनी नंबर 4 सेलेक्ट कर लूंगा। I suppose this is very loud and clear to everybody. Concept clear? यस सर।
कभी कभार मैं ऐसा प्लाज्मिड भी इस्तेमाल करता हूँ जिसमें एक तरफ जीन होती है एम्प्लिसिन और एक तरफ जीन होती है बीटा गैल की। अब बीटा गैल की जो जीन है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेस है, बीटा गैलेक्टोसाइडेस है, वो एक्स गैल के प्रेजेंस में, एक्स गैल के प्रेजेंस में ब्लू कलर देता है, ठीक है ना। तो कॉलोनीज अगर ब्लू आएंगी मतलब ये वाला बैक्टीरिया है, और कॉलोनीज अगर ब्लू नहीं आएंगी तो वो वाला बैक्टीरिया नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम मान लीजिए कॉलोनी 1, 2, 3 और 4 है, और फिर इसको हमने प्लेटिंग करी, ठीक है, और डाल दिया एक्स गैल, एक डाल दिया एक्स गैल और एक डाल दिया हमने एम्प्लिसिन। अब मान लेते हैं कि कॉलम नंबर, अब टेट्रासाइक्लिन की जगह कौन सा इनएक्टिवेट होगा, बी गैल। अब हमारे लिए वो वाली जीन ऑफ इंटरेस्ट, हमारा वो वाला बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट होगा जो एम्प्लिसिन के लिए तो रेजिस्टेंट हो लेकिन बीटा गैल की जीन क्या हो जाए, इनएक्टिवेट हो जाए। तो बीटा गैल के लिए क्या हो जाए, सेंसिटिव हो जाए, मतलब बीटा गैल उसके अंदर क्या हो जाए, इनएक्टिवेट हो जाए, मतलब कॉलोनी ब्लू ना बने, ठीक है। तो मान लीजिए 1 2 3 4 है और कॉलोनीज बनी ऐसे, 1 ग्रो नहीं करी, 2 ग्रो करी, 3 ग्रो करी और 4 ग्रो करी। और अब की बार हमने क्या देखा कि जो 3 वाली थी वो ब्लू कलर की थी और जो 4 वाली थी वो ब्लू कलर की थी। तो बताइए अब हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो कौन सा वाले बैक्टीरिया के अंदर है, 1 के अंदर, 2 के अंदर, 3 के अंदर या 4 के अंदर। सर 2 के अंदर। 2 के अंदर है, क्योंकि देखो पहला क्या है, एम्प्लिसिन, एम्प्लिसिन में 1 ग्रो नहीं कर रहा, 2 3 4 ग्रो कर रहा है, मतलब कि सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जो प्लाज्मिड घुसा किसके अंदर है, 2 के अंदर, 3 के अंदर, 4 के अंदर, इतना क्लियर हो गया। अब 2 3 4 के अंदर डिजायर्ड वाला प्लाज्मिड किसमें घुसा है, जिसमें डिजायर्ड वाला प्लाज्मिड घुसेगा उसमें बीटा गैल इनएक्टिवेट हो जाएगी, मतलब फिर एक्स गैल से वो काम नहीं करेगी और ब्लू कलर नहीं देगी। तो जो जो ब्लू कलर दे रही है 3 और 4, वो ये बता रही है कि उसके अंदर अभी भी बीटा गैल है, मतलब मेरी जीन ऑफ इंटरेस्ट तो इंसर्ट हुई नहीं, तो 3 और 4 मेरे किसी काम का नहीं है। 2 व्हाइट कलर का, इसका मतलब 2 के अंदर बीटा गैल की जीन इनएक्टिवेट हो गई है, इसका मतलब मेरी जीन ऑफ इंटरेस्ट में घुस गई है, इसका मतलब 2 मेरे क्या है, काम का है, तो 2 क्या है, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है। तो यार आ रही बात समझ में किस तरीके से प्लाज्मिड्स आल्सो एक्ट एज अ सेलेक्टेबल मार्कर, विदाउट। नो सर। ओके, अब और क्लोनिंग वेक्टर्स की मैं बात बता देता हूँ, और कुछ जीन इंसर्शन की भी बात बताता हूँ मैं आपको, कुछ टॉपिक ध्यान से समझेगा। इन सब के अलावा जो क्लोनिंग वेक्टर्स आपके पास हो सकते हैं, ठीक है ना, मैं कुछ नाम लिख रहा हूँ ब्लैक बोर्ड पे क्लोनिंग वेक्टर्स के। ओके, मेरी बात ध्यान सुनेगा, ये मैं आपको कुछ पढ़ा रहा, पहले उधर जो 1 2 3 4 लिखे हुए हैं ये इंपॉर्टेंट क्लोनिंग वेक्टर्स हैं, इवन वायरसेस। ओके, तो क्लोनिंग वेक्टर में क्या है, टीआई प्लाज्मिड। अब टीआई प्लाज्मिड क्या है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड,
ट्यूमर इंड्यूसिंग जो प्लाज्मिड है ये स्पेसिफिकली प्लांट्स के लिए होता है और इट इज obtained फ्रॉम बैक्टीरिया नोन एज एग्रोबैक्टीरियम tumefaciens। तो एग्रोबैक्टीरियम tumefaciens ये बैक्टीरिया आप याद रखोगे। एग्रोबैक्टीरियम tumefaciens से ये डिराइव होता है टीआई प्लाज्मिड। और ये जो डाइकॉट प्लांट्स हैं, ठीक है ना, जो डाइकॉट प्लांट्स हैं उनके अंदर जीन को ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मोनोकॉट्स के लिए ये काम नहीं करता बिकॉज मोनोकॉट्स आर रेजिस्टेंट टू टीआई प्लाज्मिड। तो ये ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है। ये क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता है प्लांट्स में। हम क्या करते हैं, इस प्लाज्मिड का जो क्राउन गॉल डिजीज करने वाला जो या कैंसर कॉज करने वाला, ट्यूमर कॉज करने वाला जो जीन है उसे हटा देते हैं। तो ये नॉन ट्यूमर कॉजिंग हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन ट्रांसफर अभी भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस प्लाज्मिड को मॉडिफाई कर दिया कि ट्यूमर कॉज ना करे और इसको इस्तेमाल करते हैं हम जीन को ट्रांसफर करने के लिए, क्लोन करने के लिए। तो इट इज अ क्लोनिंग वेक्टर टीआई प्लाज्मिड स्पेसिफिकली फॉर डाइकोटिलेडन्स एंजियोस्पर्म्स, राइट। दूसरा है कॉस्मिड। कॉस्मिड में हमने एक बैक्टीरियोफाज से, ठीक है ना, हमने कोहेसिव साइट लिया, उसको बोलते हैं कॉस साइट, और प्लाज्मिड में मिला दिया तो उसको बोलते हैं कॉस्मिड। मेरा पॉइंट। तो कॉस्मिड भी एक किस्म का एक प्लाज्मिड है, ठीक है। देन फेजमिड। तो फेजमिड से कंफ्यूज मत होइएगा, फेजमिड अगेन बैक्टीरियोफेज और प्लाज्मिड का कॉम्बिनेशन है, तो उसको हम फेजमिड बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें स्पेसिफिकली कॉस साइट नहीं ली गई, एक जनरलाइज्ड बैक्टीरियोफेज का डीएनए और प्लाज्मिड का डीएनए मिला दिया गया है, तो बना क्या है फेजमिड। बैक एंड याक, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एक एक बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम होता है उसका एक आर्टिफिशियल वर्जन है, ठीक है ना, वो बनाया जाता है। इसका बैक और यीस्ट में सेम काम यीस्ट के कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है। याद रखना प्लाज्मिड्स एक बैक्टीरिया के पास है, दूसरा यीस्ट के पास है, और किसी के पास नहीं है। तो यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और बैक, इनकी खास बात क्या है, ये बड़ी बड़ी जीन्स को कॉपी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो पूछता है कि इन सब में सबसे बड़ी जीन कौन कॉपी कर सकता है, तो बैक एंड याक कर सकते हैं। तो जो याक है वो तो वो यूकेरियोटिक की बड़ी बड़ी जीन्स कॉपी कर सकता है, और बैक इज स्पेसिफिक फॉर प्रोकैरियोट्स। तो बैक प्रोकैरियोट्स के लिए स्पेसिफिक है और याक यू कैरियोट्स के लिए स्पेसिफिक है। इसलिए जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हुआ था तो बड़ी बड़ी जीन्स की कॉपी करनी थी, तो इसलिए याक इस्तेमाल किया गया था। ध्यान रखिएगा, याक एंड बैक इज फॉर लॉन्ग जीन्स। एडेनोवायरस। एडेनोवायरस हम जनरली एनिमल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, इट्स अ रेट्रोवायरस, ठीक है ना। ये भी डीएनए ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। इसको हम इनएक्टिवेट कर देते हैं ताकि ये सिर्फ डीएनए ट्रांसफर करने में क्या करे, हेल्प करे। जो हमारा वो था स्किल एडिनोसिन डियामिनेज डेफिशिएंसी जीन थेरेपी, उसमें जो हमने लिम्फोसाइट्स मॉडिफाई किए थे वो कैसे किए थे, एडेनो वायरस से ही किए थे। तो एडेनो वायरस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वायरस, ठीक है, जो एक रेट्रो वायरस है जो कि इस्तेमाल कर सकते हैं हम किसके लिए, फर्दर ट्रांसफरिंग ऑफ जीन। तो वायरसेस हो सकते हैं, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स हो सकते हैं, फ्यूजन ऑफ प्लाज्मिड्स हो सकते हैं, टीआई प्लाज्मिड हो सकता है, ऑफ कोर्स आप भूलेंगे नहीं टीबीआर 322 एक प्लाज्मिड मॉडिफाइड या खुद से मैन्युफैक्चर्ड एक स्पेसिफिक प्लाज्मिड भी क्लोनिंग वेक्टर हो सकता है। तो दैट्स ऑल अबाउट द क्लोनिंग वेक्टर्स। आगे जो अगला टॉपिक है हमारे पास जो है, हम जीन ट्रांसफर कैसे करें। तो जीन ट्रांसफर करने का एक मेथड तो मैंने बता दिया, हीट शॉक, हीट दो कोल्ड दो ट्रांसफर हो गई। दूसरा मेथड क्या है, जीन गन। जीन गन हम क्या करते हैं कि ये प्लांट्स के लिए ही इस्तेमाल होता है मेनली। हम एक गन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, उसमें गोलियों के नाम पे या बुलेट्स के नाम पे हम क्या यूज करते हैं, गोल्ड की गोलियां यूज करते हैं। उस गोल्ड के ऊपर हम डीएनए कोड कर देते हैं, तो गोली जाती है सेल के अंदर घुस जाती है, और साथ में क्या घुस जाएगा, डीएनए घुस जाएगा, दैट इज द जीन ऑफ इंटरेस्ट। इसके अलावा जैसे कि हमारा मेथड था आईसीएस था, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, वैसे ही हमारे पास माइक्रो इंजेक्शन है। डीएनए लिया, जबरदस्ती एक सेल के अंदर घुसा दिया बाय द हेल्प ऑफ शार्प नीडल एंड शार्प apparatus। और इसके लिए हम छोटे सेल इस्तेमाल नहीं करते, बड़े बड़े सेल्स ही इस्तेमाल करते हैं। तो मेनली अगर एक सेल के अंदर डीएनए डालना है तो हम यूज कर सकते हैं डीएनए माइक्रो इंजेक्शन। तो ये याद रखिएगा, ये सब इस्तेमाल होते हैं जब सेल का साइज बड़ा हो। फिर एक और मेथड हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मेथड, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन में हम क्या करते हैं, हम एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में सेल को रखते हैं बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। याद रखना, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो उससे क्या होता है, पोर्स बन जाते हैं सेल के अंदर, और फिर इन सेल के पोर्स के थ्रू डीएनए आगे इंसर्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। इसके अलावा हम वायरसेस इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि मैंने बताया, और टीआई प्लाज्मिड जैसे पैथोजन इस्तेमाल कर सकते हैं, एग्रोबैक्टीरियम जैसे पैथोजन इस्तेमाल कर सकते हैं।
और नेचुरली इन्फेक्ट करने के लिए, तो वो अलग मेथड हो जाते हैं, वो बायोलॉजिकल एजेंट्स हो जाते हैं। तो वो भी तरीके हैं जीन को ट्रांसफर करने के, तो दोज आर द मेथड्स जिससे हम जीन को ट्रांसफर कर सकते हैं। आई सपोज आई एम लाउड एंड क्लियर टू एवरीबॉडी, दिस इज क्लियर, कोई डाउट? आगे बात करें। यस सर। आप लोग को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आता है ना, आपने पढ़ा होगा ना उसमें, फिंगरप्रिंटिंग में। हाँ, आपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा होगा ना। शशांक, स्टूडेंट्स कोई यस भी सर, है, यस सर, यस सर, यस सर। पढ़ा है ना उसमें? ओके, हाँ जी सर। ठीक है। तो अगर आपने वो पढ़ ही लिया है, क्या कहते हैं उसको, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात नहीं कर रहे, ठीक है ना? ओके, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का कॉन्सेप्ट ऐसे बोला गया है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात नहीं करेंगे, वो आपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ लिया होगा, बॉटनी में पढ़ा दिया होगा ना। हाँ जी सर, पढ़ाया था उन्होंने। ठीक है, ओके। तो हम बात कर रहे हैं अबाउट समथिंग एज पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है? बहुत ही सिंपल सा मेथड है, ठीक है ना? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, हम सिंपली कुछ नहीं करते, एक डीएनए की कॉपी बनाते हैं। हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, इस टेस्ट ट्यूब में जीन डालते हैं जिसकी कॉपी बनानी है, प्राइमर डालते हैं क्योंकि बिना प्राइमर की कॉपी नहीं बनेगी, ठीक है? प्राइमर डाला, जीन डाली, और रॉ मटेरियल डालते हैं। रॉ मटेरियल क्या होगा? ये डीएनटीपी, डीएनटीपी क्या है? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट्स, मतलब एटीपी, जीटीपी, एटीपी, सीटीपी। भाई यही होता है ना जब जीन रेप्लिकेट करती है, तो क्या होता है आपको ये बात पता है कि आपकी जीन कैसे रेप्लिकेट करती है? मान लीजिए आपके पास एक ए है, टी है, जी है, सी है, टी है, तो वो देखता है ए है, ठीक है ना? तो ए को देखकर क्या लाया जाता है? टी लाया जाता है, और टी अकेला नहीं आता, टी आता है विद तीन फॉस्फोरस एंड अ शुगर, ठीक है ना? तो टी आता है विद अ शुगर एंड तीन फॉस्फोरस, ये आता है। तो टी और ये यहाँ जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के लिए एनर्जी कैसे आती है? ये दो फॉस्फोरस टूटते हैं, तो दो फॉस्फोरस इनऑर्गेनिक निकल जाते हैं, दो फॉस्फोरस इनऑर्गेनिक निकल जाते हैं, तो आपके पास सिर्फ ये रह जाता है एक फॉस्फोरस, उस एनर्जी से जुड़ जाते हैं, और फिर अगला वाला आएगा, फिर उससे जुड़ जाएगा, ऐसे चलता रहता है। आई सपोज दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है ना? फिर अगला वाला आएगा, फिर उसका शुगर इस फॉस्फोरस जुड़ जाएगा, उसको फॉस्फोरस फ्री, और फिर उसके साथ टी है तो ए आ जाएगा। और ये किस फॉर्म में आया होगा? ये भी ऐसे आया होगा तीन फॉस्फोरस के साथ। तो ये क्या था? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये क्या था? थाइमोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो हमें रॉ मटेरियल इसी फॉर्म में चाहिए होता है, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, थाइमोसिन ट्राइफॉस्फेट, वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये सारे ट्राइफॉस्फेट जो रॉ मटेरियल हमने ऐड कर दिए क्योंकि हमें जीन की कॉपी बनानी है। पहली चीज, प्राइमर ऐड कर दिया क्योंकि बिना प्राइमर के काम नहीं चलेगा, डीएनए पॉलीमरेज वर्क्स ओनली विद द प्राइमर। प्राइमर ऐड कर दिया, और फिर काम चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या ली? द पॉलीमरेज। और यहाँ पे पॉलीमरेज कौन सा लेते हैं? द टैस पॉलीमरेज। टैस पॉलीमरेज स्टैंड फॉर थर्मस एक्वाटिकस, थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया। देखिए, पीसीआर जो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वो डीएनए पॉलीमराइजेशन करता है एट वेरी हाई टेम्परेचर, और क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में करता है, तो एक नॉर्मल पॉलीमरेज उस हाई टेम्परेचर पे डिग्रेड हो जाता है। क्लियर? तो डिग्रेडेशन से बचाने के लिए हमने ऐसा पॉलीमरेज लिया जो हाई टेम्परेचर पे डिग्रेड नहीं करेगा, जिसको आदत हो हाई टेम्परेचर पे रहने की, और उसी को आदत होगी हाई टेम्परेचर पे रहने की जो अक्सर हाई टेम्परेचर में रहता है, जैसे कि थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया। तो उस बैक्टीरिया से पॉलीमरेज निकाल दिया, क्यों? क्योंकि वो थर्मोफाइल है, वो हाई टेम्परेचर पर रहता है, उसको हाई टेम्परेचर का फर्क नहीं पड़ता, उसके एंजाइम्स इनएक्टिवेट नहीं होते, मतलब उसके एंजाइम्स हाई टेम्परेचर को झेल सकते हैं। इसलिए हमने थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया से पॉलीमरेज निकाला, और उसको हमने बोल दिया चैक पॉलीमरेज। क्लियर पॉइंट? अब हम कुछ नहीं करते, इस इस टेस्ट ट्यूब को उठा के रख देते हैं। टेस्ट ट्यूब लाइक मुझे अपेंडम ट्यूब बोलते हैं, देखो बात नहीं, आप टेस्ट ट्यूब समझ लीजिए। तो हम टेस्ट ट्यूब को उठा के, छोटी सी टेस्ट ट्यूब को उठा के रख देते हैं पीसीआर की मशीन में, और प्रोग्राम ऑन कर देते हैं, और आधे घंटे बाद हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट की मिलियंस ऑफ कॉपीज
मिल जाती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार उस पीसीआर की मशीन में चल क्या रहा है। उस पीसीआर की मशीन में कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये 5 प्राइम नहीं, ये 3 प्राइम, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम। सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास तो हेलिकेज टोपोइसोमरेज ये सब चीजें नहीं है, हम सिर्फ सिंपली क्या करेंगे, इसको पहले अलग करेंगे। वाई फॉर्क बनाना है मेरे एप्लीकेशन पे, तो हमने इसको अलग किया, और अलग करने के लिए इसे हाई टेम्परेचर देंगे, करीब करीब 90 से 95 डिग्री सेल्सियस, 90 95 डिग्री सेल्सियस। अब हाई टेम्परेचर में क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं डीनेचुरेशन। क्या बुलाते हैं? डीनेचुरेशन। ठीक है, तो हमने डीएनए का क्या कर दिया, डीनेचुरेशन कर दिया, उसके दोनों स्ट्रैंड्स क्या कर दिए, अलग अलग कर दिए। फिर हम चाहते हैं कि प्राइमर जुड़ जाए। प्राइमर जुड़ता है लो टेम्परेचर पे, तो हमने आगे लो टेम्परेचर दे दिया, उसको बोला हमने अनिलिंग। अनिलिंग में क्या हुआ, प्राइमर जुड़ गया। एक प्राइमर ये रहा, दिस इज द प्राइमर। एक प्राइमर ये रहा, दिस इज द प्राइमर। प्राइमर जुड़ गया, क्लियर पॉइंट, आगे बात समझ में। और तीसरा हमने और अनिलिंग होता है लो टेम्परेचर पे, 50 से 55 डिग्री सेल्सियस। अनिलिंग हो गया, क्लियर पॉइंट। और अनिलिंग के बाद फाइनली हम करते हैं इस प्राइमर का एक्सटेंशन। तो ये एक डीएनए स्ट्रैंड है, ये एक डीएनए स्ट्रैंड है, दोनों के साथ प्राइमर जुड़े हुए हैं, ये इसका प्राइमर, ये इसका प्राइमर। और फाइनली ये अपने अपना जीन, जैसे ही हम ऑप्टिमम टेम्परेचर देंगे इसके लिए, टैग पॉलीमरेज के लिए, और वो ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, 72 टू 75 डिग्री सेल्सियस, 72 से 75 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम टेम्परेचर है उसका। जैसे हमने वो दिया, ठीक है, जिस स्टेप को बोलते हैं एक्सटेंशन। जैसे कि नाम बता रहा है, एक्सटेंशन में एक्सटेंशन हो जाएगा, ये जो होगा ये नया जीन बन जाएगा। क्या आ रही है बात समझ में? तो 3 स्टेप हुए, डीनेचुरेशन, अनिलिंग, एक्सटेंशन। उसे दोनों स्ट्रैंड्स को खोल दो, प्राइमर को जोड़ दो, प्राइमर से डीएनए को एक्सटेंड करवा दो। खोल दो और प्राइमर को खोल दो, सॉरी, डीएनए को खोल दो, प्राइमर जुड़वा दो, और प्राइमर से एक्सटेंशन करवा दो। दैट इज डीनेचुरेशन, अनिलिंग एंड एक्सटेंशन। 90 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस एंड 70 डिग्री सेल्सियस। और फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद फिर से यही साइकिल, अगेन साइकिल रिपीट्स अगेन। फिर यही 90 डिग्री सेल्सियस, मतलब पीसीआर की मशीन से अब टेम्परेचर बदल रही है। फिर 72 डिग्री के बाद क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री होते क्या होगा, ये जो अनिलिंग हुआ है, अब ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग होंगे, ये दो स्ट्रैंड्स अलग होंगे, और ये भी दो स्ट्रैंड्स अलग होंगे। फिर इनके प्राइमर जुड़ेंगे, फिर ये रेप्लिकेट करेंगे। तो ऐसे एक से मिले आपको दो, फिर इससे भी और दो, इससे भी और दो। तो करते करते तक आपको एक साइकिल में आपके पास एक था, फिर उससे दो हो गए, फिर चार हो गए, फिर 8 हो गए, फिर 16 हो गए, फिर 32 हो गए। मतलब सिंपली चलता है विद कितनी साइकिल होती जाएंगी उतने बनते जाएंगे। बस चलता है 2 की पावर n, where n is number of cycles। अगर 5 साइकिल होगी तो 2 की पावर n अमाउंट ऑफ डीएनए मिलेगा। अगर 6 साइकिल होगी तो 2 की पावर 6 अमाउंट ऑफ डीएनए मिलेगा। तो दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। कि पॉलीमरेज यूज कर रहे हैं और चेन रिएक्शन हो रही है, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन। आई सपोज दैट्स क्लियर टू एवरीबॉडी। पीसीआर क्लियर है? यस सर। अब पीसीआर का एप्लीकेशन, पीसीआर का हर जगह देखिए। पीसीआर की मशीन आप समझ लीजिए फोटोकॉपी की मशीन है, ठीक है ना। तो जितने बायोटेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी की जहां बात आएगी, जहां जीन्स की बात आएगी, वहां पीसीआर आएगा। भाई मान लीजिए फॉरेंसिक लैब है, पता करना है कि किसने खून किया है, वो डीएनए पता लगाना है। तो सैंपल को बढ़ाने के लिए, भाई सैंपल को पहले बढ़ाएंगे फिर स्टडी करेंगे ताकि इजीली समझ में आए, है ना। तो वहां पे भी क्या इस्तेमाल होगा, पीसीआर। किसी का टेस्ट करना है, कोई भी टेस्ट करना है, एचआईवी का टेस्ट करना है, या कोई भी टेस्ट करना है जिसमें जीन्स इन्वॉल्व है, वहां पे क्या होगा, पीसीआर। और मान लीजिए आपको कोई डीएनए मिला फॉसिल में से, उसको स्टडी करना है तो भी क्या होगा, पीसीआर। मतलब जहां भी जीन की स्टडी का एप्लीकेशन आएगा, वहीं पीसीआर का एप्लीकेशन आएगा। पीसीआर मशीन इज वेरी कॉमन इन बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च एंड जेनेटिक रिसर्च। इट इज एज कॉमन एज a photocopy machine in a institute or an education institute या एक ऑफिस में। तो जितनी कॉमन एक ऑफिस में और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर फोटोकॉपी की मशीन है, उतनी कॉमन पीसीआर की मशीन है in the research labs dealing with biotechnology and genetics. I suppose that is very clear to you. यस सर। Okay.
आज हमारे क्लास में कुल मिला के टोटल बहुत कम स्टूडेंट्स है क्या, सिर्फ 6 ही दिख रहे हैं मेरे को। नहीं, 6 ये हैं और 3 वो हैं, 6 और 2 8 हैं। 6 7 8 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। पीसीआर क्लियर हो गया आपको, इलेक्ट्रोफोरेसिस पता है आपको। इस चैप्टर के अंदर बायोटेक्नोलॉजी फिर एप्लीकेशन की बात करेंगे। आखिरी चीज जो बतानी है मेरे को वो है बायोरिएक्टर। सर बायोरिएक्टर्स और फर्मेंटर्स में फर्क होता है ना? नहीं, कोई खास फर्क नहीं होगा। बड़े बड़े फर्मेंटर नहीं है, बस टेम्परेचर भी कंट्रोल कर रहे हैं और क्या। बायोरिएक्टर बस फर्मेंटर also controlling temperature and pH and sampling. ओके, तो बायोरिएक्टर की बात कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन बहुत सिंपल सा है। उस तरफ जो मैंने डायग्राम बनाया है छोटा सा रफ, वो है स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर। ठीक है ना, ये भी स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर है, बस इनमें फर्क क्या है। स्टिर्ड स्पार्ज टैंक बायोरिएक्टर, ये स्पार्ज वाला बना। अब देखिए, स्टिर्ड और स्पार्ज में कोई खास फर्क नहीं होता। स्पार्ज का मतलब होता है कि हमने ऑक्सीजन जो डिलीवर करी या जो एयर डिलीवर करी वो बबल की फॉर्म में डिलीवर करी। और बबल की फॉर्म में ऑक्सीजन या एयर डिलीवर करने से क्या होता है कि जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। मैं आपको पूरा समझाता हूँ। देखिए, बायोरिएक्टर्स बड़े बड़े फर्मेंटर्स ही हैं एक तरीके से। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, देखिए हमने मान लीजिए, मैं आपको पूरा एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए मुझे बनाना था इंसुलिन। ठीक है ना, मैंने इंसुलिन बनाना था। ठीक है, अब क्या था कि मैंने ह्यूमन की जो इंसुलिन की जीन है वो लेनी है। ठीक है, और उसको बैक्टीरिया में डालना है। और फिर मैंने क्या करना है, इंसुलिन प्रोटीन बनेगा और उसको एक्सट्रैक्ट करना है। अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है ना, या थोड़ा इंसुलिन को छोड़ देते हैं, ग्रोथ हार्मोन ले लेते हैं। इंसुलिन को थोड़ा सा गड़बड़ है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। ग्रोथ हार्मोन ले लेते हैं। हमें ग्रोथ हार्मोन क्या करना है, ग्रोथ हार्मोन की जीन ह्यूमन से लेनी है और बैक्टीरिया में उसको डालना है। फिर बैक्टीरिया में जब वो जीन से उसका प्रोडक्ट बन जाए, मतलब कि ग्रोथ हार्मोन एक प्रोटीन है, जब वो बन जाए तो उसको फिर एक्सट्रैक्ट करना है। अब मेरी बात ध्यान सुनेगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो सबसे पहले मैं डीएनए को आइसोलेट करूंगा। ध्यान सुनिएगा, सारा कॉन्सेप्ट बायोटेक्नोलॉजी का। सबसे पहले डीएनए को आइसोलेट करूंगा, मतलब मैं ह्यूमन सेल लूंगा और सेल्स को मैं मैश करूंगा, मिक्स करूंगा, उसमें उसका सॉल्यूशन बनाऊंगा और फिर उससे डीएनए एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगा। अब क्योंकि एनिमल सेल है तो हमें कोई भी सेल वॉल ब्रेक नहीं करनी। अगर यही प्लांट सेल होता तो मैं सेलुलोज इस्तेमाल करता। फंजाई होता तो मैं काइटिनेज इस्तेमाल करता। और बैक्टीरिया होता तो मैं लाइसोजाइम इस्तेमाल करता सेल वॉल ब्रेक करने के लिए। तो जो भी है, मैं सॉल्यूशन बनाऊंगा। सॉल्यूशन में सबसे पहले मैं कोई सेल वॉल ब्रेक करने का एंजाइम डालूंगा। क्योंकि मुझे एनिमल सेल यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे ना सेलुलोज चाहिए, ना काइटिनेज चाहिए, ना लाइसोजाइम चाहिए। तो मैं नेक्स्ट स्टेप पे चला जाऊंगा, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ब्रेक करना। तो जितना लिपिड है उसको ब्रेक करना, तो जितना लिपिड है उसको ब्रेक करने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा डिटर्जेंट्स। ठीक है ना, तो मैं डिटर्जेंट इस्तेमाल करूंगा और डिटर्जेंट इस्तेमाल करके मैं उसे सेंट्रीफ्यूज करूंगा। सेंट्रीफ्यूज करने से
जो भी उसका लिपिड की मेम्ब्रेन है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है डिग्रेड हो जाएगी। अब मेरे पास सॉल्यूशन में तीन चीजें पड़ेंगी बचेंगी, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। मैं आरएनए को डिग्रेड कर दूंगा बाय यूज ऑफ आरएनएस, प्रोटीन को डिग्रेड कर दूंगा बाय यूज ऑफ प्रोटीएस, तो मेरे पास बचेगा सिर्फ डीएनए। तो मेरे पास सॉल्यूशन में डीएनए, आरएनए डिग्रेड हो चुका है, प्रोटीन डिग्रेड हो चुका है और लिपिड की मेम्ब्रेन डिग्रेड हो चुकी है। सॉल्यूशन में मेरे पास मेनली क्या बचा है, डीएनए बचा है। लेकिन डीएनए को पानी से या सॉल्यूशन में जो पानी है उससे बहुत मोहब्बत है, तो पानी से जुड़ के बैठा हुआ है। अब मुझे अब मुझे डीएनए को पानी से अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैं हमेशा करता आता हूँ, मुझे कोई ऐसी चीज डालनी पड़ेगी जिसको पानी से नहीं जिस जिस जिससे जिससे पानी को ज्यादा प्यार हो और डीएनए को वो छोड़ दे और उससे बाइंड कर जाए। तो मैं यूज करता हूँ इथेनॉल, ठीक है ना, और इस्तेमाल करता हूँ चिल्ड इथेनॉल। तो चिल्ड इथेनॉल करूंगा, चिल्ड इथेनॉल डालूंगा, चिल्ड इथेनॉल डालते ही जो पानी है वो डीएनए को छोड़ देगा और इथेनॉल से बाइंड कर जाएगा। तो इथेनॉल और पानी बाइंड करेंगे, डीएनए अलग हो जाएगा, और जैसे डीएनए अलग होगा पानी से वो प्रेसिपिटेट कर जाएगा। ये केमिस्ट्री का रूल है कि जो भी चीज सॉल्युबल नहीं रहती वो प्रेसिपिटेट बन जाती है, तो डीएनए प्रेसिपिटेट कर जाएगा और डीएनए को प्रेसिपिटेट करते हुए मैं एक स्टिक से उसे बाहर निकालूंगा, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं स्पूलिंग, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पहले सेल वॉल ब्रेक कर दीजिए, फिर सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक कर दीजिए, फिर आरएनए ब्रेक कर दीजिए, फिर प्रोटीन ब्रेक कर दीजिए और फिर डीएनए को पानी से अलग कर दीजिए बाय एडिंग चिल्ड इथेनॉल, और आपका डीएनए आपको मिल जाएगा, ठीक है। है ये जो मिला है ये पूरा डीएनए है। अब इस पूरे डीएनए में से मेरे को ग्रोथ हार्मोन की जीन एक्सट्रैक्ट करनी है, तो थैंक्स टू बायोइन्फॉर्मेटिक्स मेरे पास सारा जीन का सीक्वेंस है। मैं देख लूंगा कि ग्रोथ हार्मोन की जीन कहाँ है और उसके आसपास रिस्ट्रिक्शन साइट्स कौन सी हैं। जो रिस्ट्रिक्शन साइट होंगी मैं वो रिस्ट्रिक्शन साइट डालूंगा, वो वाली जीन वहां कट होगी और मेरी ग्रोथ हार्मोन जीन बाहर आ जाएगी। अब ग्रोथ हार्मोन जीन बाहर तो आ गई, लेकिन वो बाकी जीन्स के साथ पड़ी है, मुझे उसे आइसोलेट करना है। तो आइसोलेट कैसे करूंगा, मुझे उस जीन का साइज पता है, तो साइज के बेस पे मैं बाकी जीन से उसको आइसोलेट कर लूंगा और उसके लिए इस्तेमाल करूंगा मैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करूंगा और अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट में उसमें से आइसोलेट कर लूंगा। अब उस पर आगे काम करने से पहले मैं उसको बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहूंगा, उसका नंबर इंक्रीज करना चाहूंगा, तो मैं क्या करूंगा, पीसीआर करूंगा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इस्तेमाल करूंगा, और जो मेरे को ग्रोथ हार्मोन की जीन मिली है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जिसको जिससे मैंने आइसोलेट किया है, ठीक है ना, उसको फिर मैं पीसीआर करके उसका एम्पलीफिकेशन कर लूंगा, उसका नंबर बढ़ा दूंगा। उसका नंबर बढ़ाने के बाद मेरा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है मैं क्या करूंगा, उसको प्लाज्मिड से अटैच कराऊंगा। प्लाज्मिड को भी काटा, अपनी चेन ऑफ इंटरेस्ट तो पहले से कटी हुई है, दोनों को जोड़ दिया, डीएनए लाइगेज डाल दिया और वो मेरा एक रिकॉम्बिनेंट जीन बन गया। अब वही जो मैंने आपको बताया था कि रिकॉम्बिनेंट जीन तो बन गया, लेकिन मुझे क्या पता कि कौन सा वाला रिकॉम्बिनेंट है कौन सा वाला रिकॉम्बिनेंट नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि प्लाज्मिड प्लाज्मिड से जुड़ जाए, ठीक है ना, और जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लाज्मिड से जुड़े ही ना, ऐसे भी केसेस होंगे। फिर हमें नहीं पता, हम सीधा क्या करते हैं, जो भी हमें टेस्ट में मिला, चाहे प्लाज्मिड चाहे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, हम उसको हीट शॉक मेथड से इकोला बैक्टीरिया के अंदर डालने की कोशिश करते हैं। तो हमने हीट शॉक मेथड किया, बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। अब तीन केस बनेंगे जैसे कि बताया था, बैक्टीरिया के अंदर कुछ जाएगा या कुछ भी नहीं जाएगा। कुछ भी नहीं जाएगा तो वो एम्प्लिसिन रेजिस्टेंट, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। अगर चला गया कुछ, तो उस कुछ में से वो दो चीज हो सकती है, एक सिंपल प्लाज्मिड तो एम्प्लिसिन रेजिस्टेंट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, और अगर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट ग्रोथ हार्मोन इंसर्ट हो गया है और वो वाला जीन गया है तो एम्प्लिसिन रेजिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया एम्प्लिसिन और टेट्रासाइक्लिन में प्लेटिंग करके मैं सिलेक्ट कर लूंगा कि मेरे वाला ग्रोथ हार्मोन कौन से वाले प्लाज्मिड में है और वो वाला प्लाज्मिड कौन से वाले बैक्टीरिया में है। तो मैंने वो वाला बैक्टीरिया सिलेक्ट कर लिया जिसमें मेरा वाला प्लाज्मिड है अलॉन्ग विद द ग्रोथ हार्मोन की जीन। क्लियर। लेकिन अभी तो मेरे पास सिर्फ वो बैक्टीरिया आया है, इतना सा बैक्टीरिया, एक एक कॉलोनी, ठीक है। उस एक कॉलोनी से मैंने कॉपी कराया, उसकी प्लेटिंग करी और मैंने पूरी कॉलोनी बना ली। अभी भी मेरे पास पेटेड डिश में एक हैंडफुल ऑफ बैक्टीरिया है। अब ये हैंडफुल ऑफ बैक्टीरिया ग्रो करेगा तो अपनी चीज का भी तो प्रोटीन बनाएगा। जब अपनी चीज का प्रोटीन बनाएगा तो फिर उस टाइम पे मेरा जो प्लाज्मिड है उसकी चीज का तो प्रोटीन बनेगा। तो मतलब मेरा जो ग्रोथ हार्मोन की जीन है उसका भी तो प्रोटीन बनेगा, और वो है क्या, ग्रोथ हार्मोन। तो मेरे पास दो चैलेंजेस है। पहला चैलेंज कि मुझे इतने से बैक्टीरिया से बहुत सारा बैक्टीरिया बनाना है, ठीक है ना, और ये काम बहुत आसान है, घर में मम्मियां कर सकती हैं, बहुत सिंपली करती आ रही हैं, दही जमाने जैसा है। तो दही जमाना क्या है, आपने थोड़ा सा बैक्टीरिया लिया, दूध लिया, दूध न्यूट्रिएंट है, बैक्टीरिया है, दूध में उस बैक्टीरिया को डाल दिया, थोड़ा सा हीट किया, ऑप्टिमम टेम्परेचर दिया, एनवायरमेंट दिया, दही जम गया, ठीक है, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर गया। भाई दही जमना क्या है, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर गया। तो हमें यही करना है, बस प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हम रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम बैक्टीरिया लेते हैं, ठीक है,
न्यूट्रिएंट्स देते हैं, उस बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट में डालते हैं, ऑप्टिमम पीएच देते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर देते हैं, ठीक है, ऑप्टिमम पीएच और टेम्परेचर देते हैं, और वो बैक्टीरिया थोड़ा सा ग्रो कर जाता है, इसको बोलते हैं पायलट प्लांट, ठीक है। ओके, फिर हम उसमें से एक्सट्रैक्शन करते हैं। क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं उसमें से? हम उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं ग्रोथ हार्मोन, एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब ग्रोथ हार्मोन एक्सट्रैक्ट करना क्यों मुश्किल है? क्योंकि जब बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है और अपना ट्रांसलेशन कर रहा है, तो बैक्टीरिया की तो हजारों जीन्स हैं, हजारों डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, ठीक है ना। उसमें आपकी ग्रोथ हार्मोन के भी प्रोटीन है, तो हजारों लाखों डिफरेंट प्रोटीन में से आपको ग्रोथ हार्मोन का प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करना है। सबसे मुश्किल ये प्रोसेस है, इसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। तो सबसे मुश्किल ये प्रोसेस होती है। दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट, सबसे दिमाग वाले लोग किसी भी कंपनी के जो होते हैं, वो इसी काम में लगे होते हैं, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आपके लेवल पर आपको पढ़ाया नहीं जाता। ये माया में एमएससी और एमटेक बायोटेक्नोलॉजी वालों को ही पढ़ाया जाता है, उन्हीं के सिलेबस में आता है, ठीक है ना। बीटेक वालों को हिंट दिया जाता है और बैचलर्स वालों को हिंट दिया जाता है। ये एमएससी बायोटेक और एमटेक बायोटेक वालों को ही डिटेल में बताई जाती है चीजें, और कराई भी जाती है ऑफकोर्स, क्योंकि उनको करनी भी होती है इंडस्ट्री में, ठीक है। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजीज हैं, तो कुछ भी आप उसमें नहीं जा रहे। हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं किसको? ग्रोथ हार्मोन की जीन को, या जो भी जीन हमें, सॉरी, ग्रोथ हार्मोन के प्रोटीन को, या जो भी प्रोटीन हमें चाहिए हो। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्लियर। तो अब हमने एक्सट्रैक्ट करके देख लिया कि हाँ ठीक है, ये जो एक कटोरा दही जमा है, या एक कटोरा जो बैक्टीरिया है, इसमें से हमें ग्रोथ हार्मोन जीन मिल रही है, या ग्रोथ हार्मोन का प्रोटीन मिल रहा है, मतलब जो हमने एक्सपेरिमेंट अब तक किए हैं वो सारे बढ़िया रहे हैं, ठीक है। और अगर वो नहीं मिलता तो फिर हम देखते हैं कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, और फिर से जब तक वो मिल नहीं जाता तब तक हम आगे नहीं बढ़ते। हम श्योर हो गए कि हमें मिल पाए, ठीक है, मतलब मेरा जो सैंपल है वो ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब मैं मुझे हजारों लीटर वो बैक्टीरिया बनाना है, क्योंकि मुझे बहुत सारा क्या चाहिए? ग्रोथ हार्मोन वाला प्रोटीन चाहिए। तो वो करने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ बायोरिएक्टर को। बायोरिएक्टर कुछ भी नहीं है, इसमें क्या लगा हुआ है? मोटर लगी हुई है न्यूट्रिएंट्स को घुमाने के लिए, ताकि सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे बैक्टीरिया को, ठीक है। और एक लोडर है, लोडर में हम जो अपना जो न्यूट्रिएंट्स है वो लोड करते हैं। एक और ट्यूब होती है यहाँ पे इनोकुलम, जिसमें हम बैक्टीरिया लोड करते हैं। तो इधर बैक्टीरिया डाला, इधर से न्यूट्रिएंट्स डाले, ठीक है, इधर से घुमाया इसको मोटर से, तो मिक्स होता गया, होता गया। एक पीएच कंट्रोलर है, टेम्परेचर कंट्रोलर है। पीएच में पीएच मेंटेन रखा, टेम्परेचर मेंटेन रखा। कंडेंसर ने जैसे ये घुमा घुमा घुमा, हीट हुआ, गर्म हुआ, उसको ठंडा किया, ठीक है, अगेन टेम्परेचर मेंटेन रखा। उसके बाद फिर ऊपर मान लो घुमा घुमा के फोम बन रही है, तो फोम को ब्रेक करने के फोम ब्रेकर है। तो अल्टीमेटली हमने क्या किया? बायोरिएक्टर की मदद से हमने बहुत सारा बैक्टीरिया कल्चर करा लिया, बहुत सारा बैक्टीरिया, हजारों लीटर बैक्टीरिया क्या करा लिया? कल्चर करा लिया। तो उसके बाद हमारे पास एक ही स्टेप रहेगा, दैट इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। हमारे ग्रोथ हार्मोन को निकालना, उसको पैक करना, मार्केट में बेचना। पहले तो आइसोलेशन, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है। तो आइसोलेशन और प्रोसेसिंग वो आएगा डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर। मतलब इससे पहले वाला सारा क्या था? तो अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग, पहले हम डाल रहे थे, बना रहे थे, बनाते थे, अब बन गया, उसको एक्सट्रैक्ट करना है द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो बाकी सारा क्या होता है? अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग। फिर बायोरिएक्टर तो ये हो गया। दूसरा कौन सा वाला है? दूसरा है स्पार्ज्ड वाला। स्पार्ज्ड वाले में क्या है कि बस एयर इसमें भी दे रहे हैं, ठीक है ना, ग्रो करने के लिए, लेकिन एयर बबल की फॉर्म में दे रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्पार्ज्ड स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर। और कुछ बायोरिएक्टर्स के अंदर ऐसे शार्प ब्लेड जाते हैं, कुछ बायोरिएक्टर्स के अंदर ऐसे राउंड ब्लेड जाते हैं, ऐसे राउंड ब्लेड जाते हैं। तो वो तो ब्लेड और टेक्नोलॉजी का फर्क है, तो उसमें कोई खास बात नहीं है, ठीक है ना। दो टेक्नोलॉजी का फर्क है। कुछ बायोरिएक्टर्स शार्प ब्लेड के हो सकते हैं, कुछ राउंड ब्लेड के हो सकते हैं, कुछ बायोरिएक्टर्स नॉर्मल हो सकते हैं, कुछ बायोरिएक्टर्स स्पार्ज्ड हो सकते हैं। So that is the concept of bioreactors. That is all about the biotechnology. I suppose I'm clear with all the topics and contents. कोई डाउट किसी को? अच्छा, तो अब हमारे पास पढ़ाने के लिए जो चीजें बची हैं, ठीक है, वो देखिए, मोस्ट प्रोबेबली, हालांकि मेरे को तो बोला गया था टुडे वुड बी और ऑलमोस्ट द लास्ट क्लास। आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है? सर अभी अभी चैट बॉक्स में आ गई है इन्फॉर्मेशन। क्या? बेटा क्लास के बाद आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट है। सर मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकता हूँ? हाँ, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो। ओके सर।